हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, हिंदी में भाव पल्लवन आता है और सीधा सीधा 4 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों। तो हम बात करेंगे भाव पल्लवन के बारे में। वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा और इसके बाद आपको भाव पल्लवन का कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों, एमपी बोर्ड के लिए स्पेशल तैयारी हमेशा मैं कराता हूँ और जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जितना भी कोशिश हो सकता है बच्चों, आपके लिए हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। हिंदी का इसके पहले भी मैंने जो भी वीडियो प्रोवाइड किया है बच्चों, वो एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, प्लेलिस्ट बना दिया है अलग से, ठीक है, ताकि आपको कहीं ढूंढना ना पड़े और बढ़िया आपकी तैयारी हो सके। चलिए शुरू करते हैं। हम मुख्य रूप से ये भी देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं भाव पल्लवन है क्या। बच्चों, जैसे कोई सूक्ष्म रूप में कोई एक वाक्य दिया है, उसका विस्तार करके समझाना ही भाव पल्लवन कहलाता है। समझे, ठीक है। सूत्र रूप में कहीं भी बात को विस्तार में लिखना अर्थात समझाना भाव पल्लवन कहलाता है। इसके परिभाषा से एक ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है कि सूक्ष्म रूप से बात को विस्तार करना या उसे बड़े भाव में लिखना क्या कहलाता है, भाव पल्लवन कहलाता है। और यदि बच्चों कोई बड़ा सा रूप है उसको सूक्ष्म करना है तो संक्षेपण कहलाता है। कभी कभी संक्षेपण भी आ जाता है, कभी कभी बच्चों जैसे आप लोगों के पास अपठित गद्यांश आता है और उसका शीर्षक पूछा दिया जाता है, तो शीर्षक मतलब होता है संक्षेपण, ठीक है। तो जब सूत्र रूप में कही गई बात को हम विस्तार में लिखते हैं बच्चों, ये समझाते हैं, तो भाव पल्लवन कहलाता है। इसके अंतर्गत दिए गए कथन अथवा उक्ति का मंतव्य स्पष्ट करना होता है। भाव पल्लवन को भाव विस्तार के नाम से जानते हैं। ये नोट डाउन कर लेना बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है। भाव पल्लवन को किस नाम से जानते हैं, तो भाव विस्तार के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो भाव पल्लवन का मतलब समझ में आ गया कि सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार करना या विस्तार में उसे समझाना भाव पल्लवन कहलाता है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। भाव पल्लवन की क्या उपयोगिता है, संक्षेप में लिखिए। भाव पल्लवन से गूढ़ कथन का अर्थ उजागर होता है और उस कथन के सभी पक्ष समझ में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए शॉर्टकट में साहित्य समाज का दर्पण है। अब भाई दर्पण मतलब मिरर, आप देखते हो कि भाई एक प्रतिबिंब में दिखाने वाला है ना, एक पदार्थ है या वस्तु है। अब साहित्य समाज, अब समझ में नहीं आया कि ये साहित्य समाज क्या है, ये दर्पण क्या है। तो मतलब साहित्य समाज यानी पूरे समाज में किस प्रकार से साहित्य है और साहित्य का किस तरीके से प्रतिबिंब हमारे जीवन में होता है, इसका पूरा अर्थ कब निकलेगा, जब इसका हम भाव पल्लवन करेंगे, भाव विस्तार करेंगे, यानी जब इस पर हम डिटेल में बात करेंगे बच्चों, तभी इसका उजागर होगा। ये चीज है, यानी गूढ़ कथन यानी कठिन वर्ड का, है ना, सरल वर्डों में हमें ज्ञान कब होगा, जब इसका हम भाव पल्लवन करेंगे। इसके सभी पक्षों का अध्ययन कब होगा, मतलब ज्ञान कब होगा, जब इसका हम बच्चों भाव पल्लवन करेंगे। तो ये चीज हो गया कि कोई कथन है, गूढ़ है, उसका यदि हम ओरिजिनल चीज सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो भाव पल्लवन जरूरी रहता है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न था, भाव पल्लवन करते समय किन निर्देशों का पालन करना चाहिए बच्चों। दिए गए कथन को ध्यान से पढ़ें तथा उसके अंदर समाहित भाव को समझें। मतलब जब आप भाव पल्लवन कर रहे हैं तो पहले कथन को पढ़ें और उसके अंतर्गत क्या क्या चीज हो सकता है उसके बारे में बच्चों उस भाव को सरल, सुबोध तथा सरस भाषा शैली में 5 से 6 पंक्ति में व्यक्त कर देना। यानी कोई भाव पल्लवन है, जैसे जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, तो बच्चों ये आपका जननी जन्मभूमि एक लाइन है, इसको आप थोड़ा सा, जननी मतलब जन्म देने वाली, स्वर्ग से भी यानी हमारे मातृभूमि की बात की जा रही है, किस तरीके से स्वर्ग से महान है, क्योंकि हमें चाहे जीवन में रहने के लिए बच्चों घर हो, चाहे स्थान हो, चाहे मान लीजिए भोजन के लिए यानी अपने जीवन यापन के लिए भोजन में चाहे आप किसी तरीके से देखो, सब कुछ पृथ्वी से ही मिलता है, इसलिए जननी हम उसको मान सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हर तरीके से है ना, जो जननी जन्मभूमि है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे कहते हैं स्वर्ग से भी महान। स्वर्ग में क्या है, जब आप यहाँ से टपकोगे तभी तो स्वर्ग में जाओगे, है ना। तो स्वर्ग में भैया क्या पता कैसे होता है, लेकिन अभी जो पृथ्वी में सब कुछ मिल रहा है तो वही तो हमारा महान है। इस तरीके से पूरा कथन को समझना है, फिर लिखना है 5 से 6 लाइन में। समझाने या स्पष्टीकरण के लिए समुचित उदाहरण भी दें, मतलब उसको उदाहरण दे करके समझाना चाहिए। तो ये बच्चों सबसे पहले तो अपन भाव पल्लवन के कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो अपन चर्चा कर लिए। महत्वपूर्ण कौन कौन से बच्चों, साहित्य समाज का दर्पण, ठीक है बच्चों, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, दूर के ढोल सुहावन होते हैं, ठीक है बच्चों, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अब मैं आपको इस पे ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। अब बच्चों जैसे सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, दूर के ढोल सुहावन होते हैं, आपको इसको डिटेल में बताना बच्चों। दूर के ढोल सुहावन होते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पे डांस हो रहा है, जब हम प्रतियोगिता सुनते हैं तो मुझे लगता है कि यार बहुत अच्छा होगा, हम जब वहां पे जाते हैं वास्तव में बच्चों तो बोरिंग लगने लगता है और बाद में कहते हैं भैया कि ये बहुत अच्छा नहीं था। क्यों, क्योंकि भाई जब तक हम दूर थे तब तो
वो हमें अच्छा लगता था, लेकिन पास का चीज़ हमें अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे आपके घर में कोई व्यक्ति रोज किस्सा कहानी सुनाए तो आपको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन वही किस्सा कहानी कोई दूर का व्यक्ति सुनाता हो तो आपको उत्साहित होगा अंदर से कि हमें जाना चाहिए और वहाँ का किस्सा कहानी सुनना चाहिए। तो इसी कहावत को कहते हैं दूर के बोल सुहावन लागे। जैसे नहीं आपके गाँव घर में भी कोई गाना गाता होगा, लेकिन अब जब ऑर्केस्ट्रा पार्टी आती है, आज शादी बारात का सीजन चल रहा है, ऑर्केस्ट्रा पार्टी आती है तो लोग बोलते हैं भैया अच्छा है, चलो भीड़ ज़्यादा जमती है। देखते हो ना क्यों? क्योंकि दूर के ढोल सुहावन लगे, मतलब दूर के लोग आ रहे हैं, वो गाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ये चीज़ है बच्चों। देखो दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस कहावत का तात्पर्य है कि कोई भी पदार्थ दूर होने के फलस्वरूप मोहक तथा सुहावना लगता है, यानी पसंदीदा होता है, क्योंकि दूर का पदार्थ वास्तविकता से अलग होता है। भाई आसपास के लोगों से हम डेली परिचित हैं, डेली सुनते हैं, डेली उठते हैं, डेली बैठते हैं, लेकिन जो बाहर का व्यक्ति आता है वो थोड़ा अलग होगा, इसलिए उसमें कर्कशता का आभास नहीं हो पाता। वृद्धों का अतीत युवकों के भविष्य आकर्षक लगता है, लेकिन जब वे कर्म के क्षेत्र में समावेश करते हैं तो यथार्थ सत्य का ज्ञान होता है। अतीत एवं अनागत दूर के ढोल की तरह सुहावने लगते हैं। यह समझा जाता है कि दुनिया की दूर की जितनी लुभावनी लगती है उतनी आकर्षक नहीं। अतः यह कथन भी सत्य है कि दूर के ढोल सुहावन लगे। मैंने आपको जो समझाया पहले वही चीज़ है। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ भाई कि आपके गांव में बढ़िया कोई भव्य गाना गाने वाला हो, लेकिन बच्चों गाना गाने वाला हो तो वो आपको थोड़ा सा कर्कशता फील होगा कि ये डेली गाता, डेली सुनते हैं। लेकिन जब बच्चों दूर का लोग आ जाए आपके पास और गाना गाने वाला हो तो फिर आपको थोड़ा सा बड़ा ही है ना अच्छा लगेगा और उसे आप अच्छे तरीके से सुनोगे। क्यों? क्योंकि दूर के ढोल सुहावन लगी। ये चीज़ बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेना, जो मैं आपको समझाया वही चीज़ है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के जो दूर की चीज़ें होती हैं वो देखने को सुंदर लगेंगे, अच्छे लगेंगे, लेकिन वास्तविकता में जो होता बच्चों उतना है ना आकर्षक नहीं होते, जितना चाहिए उतनी आकर्षक नहीं होते हैं। बस कथन है कि दूर के ढोल सुहावन लागे। बस आपको अपनी भाषा में लिखना है, बिल्कुल इसको रटना नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि सर ने जो परीक्षा बोध बताया उसी से पढ़ना, नहीं भाई। इसको मैं अपने भाषा में क्यों समझा रहा हूं। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। जननी मतलब जो हमें पैदा करने वाले बच्चों, जन्मभूमि जहां हम पैदा हुए हैं, तो इस स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होता है। अब देखो बच्चों, जननी यानी माँ, जन्मभूमि मतलब जहाँ हम जन्म लेते हैं। इस संसार में जन्म देने वाली जननी माँ होती है और संसार में आने के पश्चात पालन पोषण करने वाली जन्मभूमि होती है। इस प्रकार जननी जन्मभूमि सबसे श्रेष्ठ है। इन दोनों के बिना मनुष्य का जन्म जीवन संभव नहीं है। ईश्वर के बाद जननी ही पूज्य और श्रद्धेय होता है। हम जन्मभूमि पर निवास करते हैं और उसे अंत तक मतलब अन्न फल दूध आदि से हमारा पुष्ट होता है, इसलिए जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। मतलब भाई जो पैदा कर रहा है वो हमारी माँ है, जो प्रारंभिक जो हमें मूलभूत संरचना देकर के पैदा की है। और बच्चों जब हम जन्म लेते हैं, जन्म के बाद पृथ्वी पर आते हैं, वो जन्मभूमि है और जन्मभूमि से ही हमारा लालन पोषण सब कुछ होता है। चाहे हम खाना की बात करें, चाहे भोजन रहने सोने कहीं की बात करें, सब कुछ हमें जन्मभूमि से ही प्राप्त होता है, ठीक है। चाहे वो भगवान से तुलना करेंगे तो भी माँ से ज़्यादा हम भगवान को श्रेष्ठ नहीं बता सकते हैं, हम मातृभूमि से भी ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि भगवान एक श्रद्धा है, दिल की आत्म शांति है, लेकिन भगवान रोटी लेकर के आपके पास तक नहीं आ सकते, ठीक है। भगवान एक श्रद्धा है, दिल को शांति रखने वाले भगवान हैं। हम भी भगवान को मानते हैं, लेकिन हमारे श्रद्धेय हैं, हमारे दिल को शांति करने वाले। लेकिन कोई कह दे माँ से श्रेष्ठ है तो ये कठिन है, जन्मभूमि से श्रेष्ठ है तो ये कठिन है। सूर्य भगवान हम मानते हैं तो उनको इसलिए भगवान मानते हैं क्योंकि हमारी सेवा करते हैं, तो वो सूर्य से भगवान श्रेष्ठ नहीं होते, इसलिए तो सूर्य को भगवान का दर्जा दे दिया जाता है बच्चों। तो जननी यानी जो हमें पैदा कर रहे हैं, जन्मभूमि वो भी श्रेष्ठ है बच्चों। ऐसे आप लोगों को भाव पल्लवन करना है। मन के हारे हारे मन के जीते। अब दो चार आप तैयार कर लोगे भाई तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप अटेंड कर लोगे यार। मन के हारे हारे मन के जीते जीत, मतलब मन में ठान लिया जो चीज कर लेना है तो वो कर सकते हो बच्चों, और मन में ठान लिया कि हम नहीं कर सकते तो वो नहीं कर पाओगे। आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल देख लो, अभी आपका एग्जाम है 3 दिन बाद और 3 दिन आपने ठान लिया कि हमें 80% लाना है, तो आप ला सकते हो क्योंकि उसके हिसाब से आप मेहनत करोगे। और यदि आपने ठान लिया कि हम नहीं कर सकते हैं तो फिर आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप उसके हिसाब से डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो यही चीज यहां पर बोला गया बच्चों कि यदि अंदर नकारात्मकता आ गई, अंदर हमें ना करने की भावना आ गई, हम ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि अंदर आपके मन में आ गया भाव कि नहीं हम ऐसा कर पाएंगे, ऐसा करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप कर पाओगे। यही मन का हारे हारे मन के जीते जीत। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ज्यादा इस पर डिटेल बात नहीं करूंगा, ठीक है बच्चों। वही चीज है सब कुछ मैं जो आपको बता रहा हूं। फिर भाव स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम स्वतंत्र हैं, किसी से है ना बंधे हुए नहीं है, अपने दायरे में रहकर अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये 4-5 हैं जिन्हें आप लोगों को तैयार करना है, बाकी से आप स्क्रीनशॉट लेना। साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का दर्पण, साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। समाज के धरातल पर ही साहित्यकार साहित्य की रचना करते हैं और वह साहित्य के माध्यम समाज को नवीन बोध एवं दिशा प्रदान करते हैं। लेकिन समाज के अस्तित्व को नकारने पर साहित्य की सृजन नहीं हो सकती। साहित्य तत्कालीन समाज की राजनीतिक, धार्मिक, विज्ञान
कला संस्कृति एवं जीवन अंकन करता है। साहित्य के पठन पाठन से तात्कालिक क्योंकि सम्यक जानकारी प्राप्त हो सकता है। इसी तथ्य के दृष्टिपथ में मनीषियों ने साहित्य को समाज का दर्पण कहा है। तो साहित्य समाज के बारे में क्या क्या बक दिए सर, आपको कुछ समझ में नहीं आया? अरे भैया देखो, साहित्य है क्या बच्चों? आप हिंदी का पूरा अध्याय पढ़ लिए है ना, पूरा कविता पढ़ लिए, पूरा नाटक एकांगी सब पढ़ लिए, सब क्या है? साहित्य है। साहित्य हर एक भाषा की साहित्य होती है, जैसे हिंदी साहित्य है। साहित्य का मतलब होता है बच्चों, लेखक या कवि उस पर अपना विचार व्यक्त करता है, समाज की स्थिति को व्यक्त करता है। इसीलिए कहा जाता है साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि व्यक्ति समाज में रहकर अपने साहित्य की रचना करता है, समाज में रहकर अपने मतलब समाज की अस्तित्व को भी वर्णन करता है। ठीक है बच्चों, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो, चाहे सभ्यता के क्षेत्र में हो, चाहे संस्कृति के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र साहित्य में वो लेखन करता है। ठीक है बच्चों, अब साहित्य का मतलब जैसे आप लोग कोई कविता लिख रहे हो, वो भी आपका एक हिंदी साहित्य है। जैसे आप किसी नाटक विधा लिख रहे हो, एकांकी लिख रहे हो बच्चों, वो भी आपका ये क्या है? साहित्य है। साहित्य समाज का दर्पण है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति अपनी भाषा के साहित्य को लिखता है और उसी भाषा साहित्य को दूसरा व्यक्ति पढ़ता है और उससे कुछ सीखता है अपने जीवन के बारे में। जैसे आप जब कविता पढ़ते हो बच्चों, तो उससे बहुत अच्छा मतलब सार निकलता है। भगवान श्री रामचरित की कथा, मतलब श्री राम जी की कथा, रामचरित या वाल्मीकि, ये सब कथा होता है बच्चों, जब आप सुनते हो तो बहुत सार निकलता है, उससे अपने जीवन में ढालने की कोशिश करते हो। क्यों? क्योंकि ये साहित्य ही हमारे समाज का दर्पण है, उससे हमें कुछ ना कुछ सीख मिलता है, सही रास्ते पर चलने को सीख मिलता है। तो ये चीज़ है बच्चों कि साहित्य हमारे समाज का दर्पण है। तो भाव पल्लवन में इन्हें तैयार कर लेना। बाकी आप लोगों को प्लेलिस्ट दे ही दिया गया है, आप लोग जितना हो सकता है बच्चों रिवीजन करो, अपने भाषा में लिखना है, इसको रटना नहीं है। ठीक है, ओके बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।